अब आगे हमारे पास हेडिंग आता है भाई, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है इस वाले टॉपिक से भी। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर के आगे भी मैक्सिमम लिख लो, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन और फोटोन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन और फोटोन। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट जंप कर रहा था तो कितनी डिफरेंट टाइप की लाइन आएंगी, उनका मैक्सिमम नंबर कितना होगा वो निकालेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन बोल दे या फोटोन बोल दे। अब इसके दो केस करेंगे, एक तो हाइड्रोजन एटम सैंपल, एक तो स्टेटमेंट के आगे आपको, स्टेटमेंट के अंदर हाइड्रोजन एटम सैंपल मिलेगा, आपको सैंपल लिखा हुआ दिखाई देगा, सो हाइड्रोजन एटम सैंपल लिख दिया। और दूसरा आपको लिखेगा मिल सकता है आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, दूसरा आपको मिल जाएगा आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। अब सैंपल में जो नंबर आएगा, नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट, और नंबर के आगे भी मैक्सिमम, मैक्स नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितना आएगा, दैट नंबर विल बी डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन है n2 माइनस n1। n2 क्या है, हायर ऑर्बिट, जहां से वो जंप होना शुरू किया है, हायर ऑर्बिट, वही जो पीछे हम कर रहे थे। n1 क्या है, वही लोअर ऑर्बिट। सो हायर और लोअर ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा एन है, उस डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, इससे मैक्स नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएंगी, किसमें, हाइड्रोजन एटम सैंपल में। याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सैंपल। अगर सैंपल नहीं दे, वहां आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम दे, अकेला हाइड्रोजन एटम दे, तो नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ लाइंस, मैक्स नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एन ओनली, दैट इज n2 माइनस n1। तो अगर आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है तो ये सिर्फ डेल्टा एन आएगा, और अगर सैंपल दिया हुआ है, यूजुअली सैंपल देता है, तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2। एक तो क्वेश्चन से इसको मैं कराता हूं, क्लियर है भाई। सो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम बोले तो ही, और सैंपल बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा एन क्या है, n2 माइनस n1। एक दो क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं, सो नोट करो इसको। जैसे माना भैया क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस obtained in hydrogen atom sample if electron jumps from fourth orbit to first orbit। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जाए। अब हर सर यहां पर सर क्या देखें हम, सबसे पहले सैंपल देखो। सर सैंपल नहीं लिखा तो यूजुअली उसको सैंपल ही ट्रीट करोगे। अगर आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम नहीं लिखा है तो वो सैंपल ही रहेगा, वो सैंपल ही रहेगा। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम यहां कहीं नहीं लिखा, ये सैंपल लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात हो गई है, अदरवाइज तो भी हम सैंपल ही लेना था। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यस परफेक्ट, ये आ जाएगा। तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे सर, n2 माइनस n1। n2 कितना दिया है, फोर्थ ऑर्बिट, तो मतलब 4। n1 कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1। तो डेल्टा एन आ गया 3, वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो नंबर कितना आ जाएगा 6। सर इसको बता भी सकते हो क्या ये कैसे हुआ है? बिल्कुल, चेक करो, डिफरेंट है। जैसे माना एक एटम है, आइसोलेटेड सैंपल। अब सैंपल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा? जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल ले लिए, इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां जंप किया? 4th लेवल। तो ये मेरे पास 1, ये 2, उधर की तरफ लिख देता हूं मैं। माना हमने ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल ले लिए, क्या हो गया भाई? ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल आ रहे हैं। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। अब डिफरेंट लाइन देखो, कोई एटम में इलेक्ट्रॉन 4 से सीधा 1 पे गया, 1 पे आना है। किसी में 3 से 1 पे गया, किसी में 2 से 1 पे गया। एक तो ये आ गया। किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ने कैसे जंप किया? 4 से तो वो 3 पे गया और 3 के बाद सीधा 1 पे आ गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें से ये वाला काउंट नहीं होगा। रीजन 3 से 1 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो मतलब हमारे पास हम डिफरेंट वे क्या कर सकते हैं? पहले वाले एटम में हमने लिखा 4 से वो 1 पे गया। अगले वाले में 4 से वो सॉरी अगले वाले में हमने कहां से कहां गया? 3 से 1 गया, देन 2 से 1 गया। ऐसा भी हो सकता है 4 से 1 जाने वाला ऐसे चला जाए, 4 से वो 3 जाए, 3 से 1 आए। ऐसा भी हो सकता है वो 4 से 2 जाए, 2 से 1 आए। बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है 3 वाला 3 से 2 जाए और 2 से 1 आए, और 2 से 1 वाला तो है ही है। अब हम इसके अंदर काउंट करेंगे डिफरेंट। 4 से 1 डिफरेंट है, यस। 3 से 1 डिफरेंट है, 2 से 1 डिफरेंट है। 2 से 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काउंटेड है। 2 से 1 काउंट नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी काउंटेड है। 4 से 2 काउंट होगा बिकॉज डिफरेंट है, पहले काउंट नहीं हुआ है। 4 से 3 काउंट होगा बिकॉज पहले काउंट नहीं हुआ है। 3 से 1 क्या काउंट होगा? नो। इसलिए काउंट नहीं होगा बिकॉज वो पहले काउंट हो चुका है। 3 से 2 वाला, 3 से 2 पहले काउंट नहीं हुआ है तो ये वाला भी काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास डिफरेंट कितने आए? हमने सर ये काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सेम रिपीट हो गए। 3 से 1 यहां है, 3 से 1 यहां है। ये काउंट क्यों नहीं किया? सर ये यहां है पॉसिबिलिटी। सो जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, वो पॉसिबिलिटी लिखो और उस पॉसिबिलिटी में जो चीजें काउंट हो गई हैं, जो चीजें पहले मैच हो गई हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हमने इनको डिस्कार्ड कर दिया। तो टोटल डिफरेंट हमारे पास कौन कौन सी आई? टोटल डिफरेंट हमारे पास 2 से 1 वाली आई, 3 से 1 वाली आई, 4 से 1, 4 से 3, 4 से 2, 3 से 2। तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास आंसर 6 ही आया था। सो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इन चीजों को। सर फिर ये ऐसे इंडिविजुअली करने की क्या जरूरत है जब अपने पास सिंपल फॉर्मूला है? तो अगर बिल्कुल कुरेद के क्वेश्चन पूछे फिर आप ये पॉसिबिलिटी निकालोगे, उसमें सारे केसेस आप करके देखोगे, जो जो पॉसिबल केसेस है। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं भाई। सो नोट कीजिएगा, ये सारी हमारी इसकी पॉसिबिलिटी थी और इन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमने निकाल ली। तो सर अगर ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम होता तो न्यारा क्या होता इसके अंदर? इसमें अगर सैंपल है तो भाई साहब, अगर ये आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम दे देता, इफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम वुड हैव गिवन आइसो, तो क्या होता? एक ही एटम होता, ओनली वन एटम। सर उससे क्या होगा? ओनली वन एटम होगा। अब आप खुद ही देखो भाई साहब, एक ही एटम है, एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो कैसे जंप कराएगा? इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट है, 4 से वो
3 पे जाएगा, 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, ये मैक्सिमम डिफरेंट फोटोन है। एक बार अगर 1 पे आ गया फिर वापिस से कहां से आएगा? सर किसी दूसरे एटम को ले लो। सर दूसरा एटम ले लिया तो आइसोलेटेड कैसे रहा? फिर वो सैंपल बन गया सर। तो अगर आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, एक ही एटम होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? पॉसिबिलिटी हमारे पास आती 4 3 2 1, सारे जंपिंग पॉसिबल होते, लेकिन एक बार के ही। उसके बाद वापस अदर केसेस आप नहीं ले पाओगे। रीजन क्योंकि एक ही एटम है, उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या लगा देते? यहां पर हम फॉर्मूला लगा देते, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आती? स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आती? डेल्टा एन के इक्वल एन। डेल्टा एन कितना होता? वही N2 माइनस N1 कितना होता? 4 से 1 पे जंप किया, सो वैल्यू कितनी आ जाती? 3। सो इफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम वुड हैव गिवन इन अबव क्वेश्चन, तो क्या होता? ओनली 1 एटम होता और नंबर ये आता। ये चीज मैं एक्स्ट्रा में मार्क करा रहा हूं। सो सर आप अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम पूरी स्टेटमेंट में नहीं मिले, आइसोलेटेड वर्ड ही ना मिले, तो आप सैंपल ट्रीट करोगे और ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक और क्वेश्चन से इसको डिस्कस करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट करो। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, लिखता हूं मैं यहां। इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th excited state to 2nd state in hydrogen atom sample, find the maximum number of different spectral line। अब आप खुद देखो भाई, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, ध्यान से सुनना। एक्साइटेड स्टेट दिया है, यहां एक टर्म दी है एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, एक्साइटेड स्टेट से स्टेट कैसे निकालते हैं? nth एक्साइटेड स्टेट दी होना कभी भी, nth एक्साइटेड स्टेट, तो उससे ऑर्बिट का नंबर क्या होगा? ऑर्बिट विल बी n+1, उससे एक ऊपर वाला ऑर्बिट होगा। मतलब सर क्या मैं ये कह सकता हूं 5th एक्साइटेड स्टेट अगर 5th एक्साइटेड स्टेट दे, तो उसका मतलब क्या होगा सर? नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी 5+1, दैट इज 6th ऑर्बिट। हमेशा ये बात याद रखना। अगर मैं कहूं सर हमें यहां 7th एक्साइटेड स्टेट दिया है सर, सो 7th एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होगा? ऑर्बिट का जो लेवल होगा दैट विल बी 7+1, दैट इज 8th ऑर्बिट। सर ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना है, ये बात याद रख लेना। इसको अलग से नोटबुक के टॉप पे लिख लो। कोई भी अगर nth एक्साइटेड स्टेट दे, माना मैं कहूं 5th ऑर्बिट, तो 5th तो 5th ही है। मैं कहूं 5th एक्साइटेड स्टेट, तो ऑर्बिट विल बिकम 6th। 3rd एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिट विल बिकम 4th, उससे एक अबव वाला। ये हमेशा याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd स्टेट, तो क्या कहेंगे भाई? हायर लेवल क्या हो गया? 7th एक्साइटेड मतलब 8th ऑर्बिट, तो हमारे पास क्या जाएगा? उसके बाद N1 टू 1st, N1 ये हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा एन कितना है? फर्स्ट स्टेट ही बोला है ना, या सेकंड स्टेट? सॉरी सेकंड स्टेट। सो N1 हो जाएगा 2,
डेल्टा एन कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6। सो नंबर कितना आ जाएगा, नंबर विल बी डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, नंबर विल बी 21। सिंपल, ऐसे अपने पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये बात याद रखना भाई, एक्साइटेड स्टेट दे तो थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट कर लेना ऑर्बिट को निकालने में, एक लेवल ज्यादा होगा ऑर्बिट, और सैंपल यू वाला यूजुअली क्वेश्चन मिलता है। क्लियर है? सो नोट कीजिए इसको। ठीक है भाई, नोट करो। एक और अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन देता हूं इसी में, जिसको थोड़ा सा कुरेद के पूछता है। लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ different spectral line produced when electron jumps from fifth excited state to ground level in hydrogen atom sample। निकालो। अब सर इसमें क्या है, इसमें आगे अच्छा ही अभी आगे बताता हूं। अब इसको देखो, सोल्व करते हैं हम लोग। कैसे आएगा, इसने कहा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सर ये तो हमें पता है, हायर लेवल हो गया सर, फिफ्थ है, एक्साइटेड स्टेट दिया है तो ये सिक्स्थ हो गया। N1 ग्राउंड लेवल, भाई ग्राउंड लेवल हाइड्रोजन एटम में 1 होता है, ये बात याद रखना। ग्राउंड स्टेट इज 1 इन हाइड्रोजन एटम। सो ग्राउंड लेवल अगर दे तो ये 1 याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट याद रखना। फर्स्ट इज ग्राउंड, फर्स्ट के बाद वाले सारे एक्साइटेड होते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन में बात करें तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट में, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड लेवल इज 1, तो ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। n इक्वल टू 3, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। n इक्वल टू 4, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। सो बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट होती है, सिर्फ 1 लेवल इज ग्राउंड स्टेट। तो अब आप यहां से भी देख सकते हो, जो मैं बात बार बार बोला था, थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ लेवल, सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड लेवल। तो यहां इसने फिफ्थ एक्साइटेड दिया है तो 6 लिख दिया, ग्राउंड स्टेट मतलब 1। तो यहां पर नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एन निकाल लो। डेल्टा एन इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। सो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये होगी हमारे पास 15। तो 15 लाइन मिल जाएंगी। अब इसी के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछता है, कहता है भाई साहब इसके अंदर ये बताओ लेमन सीरीज में कितनी है, लेमन सीरीज में कितनी है। तो ये वाला सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन लेमन सीरीज। सर अब खेल शुरू हो गया। सर लेमन सीरीज का मतलब है सिर्फ वो काउंट होंगे जिसमें लोअर ऑर्बिट 1 होगा, लोअर ऑर्बिट जिसमें 1 होगा। अब हम कैसे करेंगे सर, अब हम करेंगे 6 से इलेक्ट्रॉन चला तो 6 से 1 पे जा सकता है, ये 1 है। 5 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 2 से 1 पे आ सकता है। तो हमारे पास कितनी लाइंस मिलेगी लेमन के अंदर, 1 2 3 4 5। तो लेमन के अंदर कितनी मिली हमारे पास, नंबर विल बी इक्वल टू 5 लेमन सीरीज में। और इसी में पूछे सर, इसी में कह दे वो बामर में बताओ, सर बामर में बताओ, बामर सीरीज
लाइंस इन अबव क्वेश्चन। बताओ भाई पामर में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है कहां से? 6 से सर 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। तो टोटल कितनी आ गई अपने पास? नंबर विल बी 4। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बात करे, ऐसे केस में हमारे पास सर इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड लेवल पे जंप कर रहा है, सर ग्राउंड पे आते टाइम बीच में 2 भी तो आया होगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पे आया हो, फिर 2 से 1 पे आया हो सकता है इलेक्ट्रॉन 6 से 4 पे आया हो, 4 से 2 पे आया हो। तो ये बात याद रखना भाई, ये एक्स्ट्रा केस है, कई बार पूछता है कुरैद के क्वेश्चन। तो जब किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में क्वेश्चन पूछे कि भाई लेमन सीरीज में बताओ, तो हमेशा लेमन सीरीज वगैरह में निकालना है तो वो सारा इंडिविजुअल बना के देखोगे। अब इसमें एक और केस पूछ ले, बताओ भाई नंबर ऑफ लाइंस इन हम्फ्री सीरीज बताओ। अब हम्फ्री सीरीज में तो लोअर लेवल 6 होता है, 6 से तो चला है, 6 से 6 पे कैसे जंप करेगा? कोई जंप ही नहीं करेगा, तो मतलब 0। सर 0 ऐसे आ जाएगा अपने पास। सो किसी भी सीरीज के लिए अगर निकालना है तो सिंपल उसका हायर लेवल पकड़ो, सिंपल उसका हायर लेवल पकड़ो। और लोअर अपने को पता है, लेमन है तो हायर से 1, उससे नीचे वाले 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 से 1। बामर है तो हायर हमने पकड़ा 6 है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, नंबर विल बी 4। सो लेमन बामर ऐसे करके हम निकाल देंगे। और भी निकालने हैं तो इसमें सारे केस लिख लो। पास्कन वाला निकाल लो। पास्कन में क्या जाएगा? पास्कन में अपने के पास केस जाएगा 6 से लेके 3, 5 से 3 एंड 4 से 3। तो नंबर कितना आ जाएगा? नंबर विल बी 3। सो नंबर विल बी 3, 3 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में बताओ कितना आएगा? नंबर ऑफ लाइन इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? एक तरीके से हम कह देंगे 6 से लेके 4, 5 से 4, तो कितना हो जाएगा? 2। ऐसे करके कम होता जाएगा। और लास्ट में एक बार फंड और लिख लो, नंबर ऑफ लाइंस इन फंड। फंड में क्या आएगा? 6 से लेके 5, तो हमारे पास आंसर विल बी 1। एंड हमफ्री मैंने लिखवा दिया है, एक बार और लिख लो फिर हमफ्री को। नंबर ऑफ लाइंस इन हमफ्री, सर 6 से 6 पे क्या जंप करेगा? कोई जंप नहीं होगा, इसका मतलब 0। सो भाई हमफ्री में 0 हो जाएगी। सो जब इंडिविजुअल पूछे तो आप बना के देखोगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, और बाकी पूछे टोटल लाइन निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसके क्वेश्चन एक बार घर पे दोबारा से ट्राई कीजिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में पूरा करके देखेंगे। और अदरवाइज अगर हमें टोटल निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। हाइड्रोजन एटम सैंपल, सो वापिस एक बार इसको देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, कुछ नहीं दे तो सैंपल होगा। सैंपल में फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। वट इज डेल्टा एन? N2 माइनस N1, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम बोले तो सिर्फ डेल्टा एन आएगा, ये बहुत रेयर पूछेगा। इसके अंदर फिर एक बात और हमें याद रखनी है, अगर एक्साइटेड स्टेट कोई भी दे तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब उससे एक हायर लेवल होगा। 5th एक्साइटेड का मतलब 6th ऑर्बिट, 7th एक्साइटेड मतलब 8th ऑर्बिट। ऐसे आ जाएगी बात। उसके बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमने इंडिविजुअल सीरीज ना पूछ ले, लेमन सीरीज वगैरह, बामर सीरीज वगैरह, तो हम उनके केसेस करके देखेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? इनको एक बार दोबारा से घर पे ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। क्लियर है? अब एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट, all lines
in Balmer series are not in visible range. बामर की सारी लाइन विजिबल में नहीं होती. इनफैक्ट only 4 lines are in visible range. तो ये बात याद रखना भाई. बामर सीरीज की अगर वो वैसे इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे बामर सीरीज किस में लाई करता है तो आप सीधा कहोगे विजिबल में. लेकिन अगर जबरदस्ती कुरैद के सवाल वो पूछता है कि भाई क्या सारी लाइनें बामर सीरीज में बामर सीरीज की विजिबल में होती हैं, तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ 4 लाइंस बामर सीरीज के अंदर विजिबल रेंज के अंदर लाई करेंगी. बामर सीरीज तो पूरी ही होगी वो. तो ये बात याद रखना भाई, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. अगर कहे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर कहे बामर सीरीज क्या विजिबल में है, यस विजिबल में है, लेकिन अगर वो कहे कि क्या सारी लाइनें विजिबल में हैं, तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ 4 लाइंस ही विजिबल रेंज में है. एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा. और कुछ एक्स्ट्रा टर्म है, एक दो टर्म के बारे में और देखते हैं. जैसे माना ये एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने एक ऑर्बिट बनाया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फिर फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे ऑर्बिट बनाए. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन करते हुए हम लोग n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चले गए. तो अब एक बात सुनो, अगर इन जनरल हाइड्रोजन एटम में अगर हम बात करें, ये हमारे पास हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस है. तो अब अगर देखें यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्टेट से आप इनफाइनाइट पे लेके चले जाओ, तो जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से उठा लो, किसी भी स्टेट से उठाओ और उसको इनफाइनाइट पे ले जाओ, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी. लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है हमारे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे लेके गए हैं, तो जो ये एनर्जी हमारे पास आएगी, दैट एनर्जी विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. इसको एक और टर्म बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, IE बोल देंगे हम. सो व्हाट इज IE? I इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट. दिस इज ग्राउंड स्टेट. और ये हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 2. दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये मैं बता चुका हूं. ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ऐसे करके. सो एक बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से उठाओ और इनफाइनाइट पे ले जाओ, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. और ग्राउंड स्टेट से उठा के इनफाइनाइट पे ले जाओ, तो ऐसी बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज आयनाइजेशन एनर्जी. कैसे इसको निकालेंगे अब हम देख लेते हैं. जैसे माना हम किसकी बात करें, सबसे पहले लिखो बाइंडिंग एनर्जी. ये एक दो टर्म आपको कई बार मिल जाएंगी. और बाइंडिंग एनर्जी का एक और दूसरा नाम है सेपरेशन एनर्जी. एक आधे एग्जाम्पल से भी हम करेंगे. लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from any state to n equal to infinity is known as बाइंडिंग एनर्जी. इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. सो नोट करो, निकाल के एक बार बताता हूं इसको. सो लिख लिया. अब आगे लिखो. सेकंड डेफिनेशन कौन सी बताई है मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी. ये खासकर पूछता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताया,
energy required to move electron from ground state to n equal to infinity is known as आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो एक बात सिंपल सी है भाई, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हो या सेपरेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन को जाना तो इन्फिनिटी पे है। अगर वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे, अदरवाइज वो किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो नॉर्मल एक तरीके से सेपरेशन एनर्जी होगी। तो हम कैसे निकाल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू? क्या बोला मैंने? ये ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 लिया मैंने, इसको ग्राउंड स्टेट बोल दिया, और ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। तो बताओ ये वैल्यू क्या जाएगी? एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी कितनी होती है? अब आपको एक बात तो पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब देखो n को इन्फिनिटी पुट कर दो, इफ n इन्फिनिटी, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो यहां पर इन्फिनिटी की जो एनर्जी है उसको मैं 0 पुट कर देता हूं, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। सो एक तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। सो ये बात हमेशा याद रखना भाई, आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल आएगी? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। ऐसे ही सेम बाइंडिंग एनर्जी, जिस भी स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें उस स्टेट की एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा देना। एक क्वेश्चन से करते हैं इसको डिस्कस, क्लियर है? राइट डाउन, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम प्लस आयन, इन दोनों के लिए निकालो। तो क्या करेंगे हम? क्या बताया मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल आयनाइजेशन इज एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, और एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट किसके लिए निकाल रहे हैं? कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट स्टेट की एनर्जी फर्स्ट है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? +13.6 ईवी। ये हमारे पास +13.6 ईवी आ जाएगी। ये किसके लिए निकाला हमने? फॉर एच एटम। ऐसे ही फॉर हीलियम आयन भी निकाल सकते हो, फॉर He प्लस आयन। He प्लस के लिए बताओ Z कितना है? Z यहां पर 2 आ जाएगा, और स्टेट तो फर्स्ट ही है, तो हम क्या कह देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी? एक तरीके से हम कह देंगे माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट। और कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? -13.6 जेड स्क्वायर, अब यहाँ Z है 2 और फर्स्ट स्टेट है तो ये 1 का स्क्वायर, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी +54.4 ईवी। सो ऐसे करके हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जो भी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, उसके आगे प्लस साइन लगा देना बस, क्योंकि वो माइनस माइनस आपस में कैंसिल, माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाएंगे। ये क्लियर है? सो नोट करो। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसके ऊपर, लिखो फाइंड सेपरेशन एनर्जी of electron moving in second orbit of He plus ion। तो आपको भाई सेपरेशन एनर्जी निकालनी है सेकंड ऑर्बिट में He प्लस में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो हम क्या कहेंगे?
क्या बताया मैंने? सेपरेशन एनर्जी क्या होगी? सेपरेशन एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट। तो सेपरेशन एनर्जी में क्या है? किसी भी ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे लेके जाओ। अब कहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? सेकंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 है। यहां से इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। दैट एनर्जी इज सेपरेशन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। इनफाइनाइट की तो एनर्जी अभी हमने बताई है, इनफाइनाइट की तो जीरो है। सो माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। सो यहां पर सेपरेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। अब देखो कौन सा आयन दिया है? हीलियम प्लस। तो Z की वैल्यू है 2 और N है 2, क्योंकि सेकंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड, मतलब 13.6 Z स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे आप लोग तो अपने पास आंसर आ जाएगा 13.6 eV। सो ये सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है भाई, सेपरेशन एनर्जी मतलब किसी भी स्टेट से इनफाइनाइट पे लेके जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे लेके जाओ। सो ये दो चार टर्म आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएंगी। सो इन बातों को याद रखना। क्लियर हुआ? सो नोट कीजिए। अब लास्ट टॉपिक आता है अभी बोहर मॉडल सेटेड। ड्रॉबैक्स बोहर मॉडल लिखो, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। बोहर मॉडल ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे फर्स्ट बात, बोहर मॉडल हमने बताया भाई वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को कौन एक्सप्लेन करेगा? इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे एटम में, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये फर्स्ट ड्रॉबैक है। फर्स्ट लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन it could not explain multi-electron species. मल्टी-इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और आगे लिखना है तो स्पेक्ट्रम लिख लो। स्पेक्ट्रम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, यही मेन बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये फाइन स्ट्रक्चर क्या है भाई? अगर हमारे पास हमने कोई लाइन देखी, माना हमने इसने क्या देखा कि भाई जैसे माना ये हमारे पास कुछ लाइंस मिली, स्पेसिफिक लाइन मिली लाइन स्पेक्ट्रम में, तो जब इसको एक हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप के अंडर में देखा गया तो ये लाइन फर्दर स्प्लिट होती हुई दिखी कि भाई ये तो फर्दर स्प्लिट हो रही है। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है। दैट इज द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या ये फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इससे पूछा गया, आप तो लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हो, बताओ ये लाइंस फर्दर कैसे क्लोजली स्पेस लाइन से बनी हुई हैं अगर इसको हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं? तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। सो यहां ब्रैकेट में लिख लो, इफ with the help of high resolving spectroscope these lines were seen, then they consist of
नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन, क्लोजली स्पेस्ड लाइन। ठीक है भाई। सो ये फाइन स्ट्रक्चर है। तो फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इफ विद हेल्प ऑफ हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप दीज लाइंस वर सीन देन दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका सेकंड ड्रॉबैक है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन Zeeman effect. What is Zeeman effect? Splitting of spectral line under external magnetic field. क्या है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, एक बार नोट कर लो। एंड नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ब्रैकेट में लिखो स्प्लिटिंग ऑफ spectral line under external electric field। स्टार्क इफेक्ट में इसको मार्क कर लो और अंडरलाइन कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट को अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरलाइन करो, जीमन इफेक्ट को अंडरलाइन करो और मैग्नेटिक फील्ड अंडरलाइन करो। क्या होते हैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं। एंड लास्ट पॉइंट और लिख लो, इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and de Broglie concept। देखो भाई क्या है, अब एक बार ये एक्सप्लेन करता हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर ये स्टार्क इफेक्ट बहुत पूछता है और ये जीमन इफेक्ट को बहुत पूछता है। इन दो पॉइंट को और बता देता हूं। देखो अभी मैंने एक बात बताई थी पीछे, मैंने कहा था जो ये लाइन अपने को मिली थी, इन लाइन के अंदर ये पाया गया, अगर हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो ये लाइन बहुत पतली पतली फाइन लाइन से मिलकर बनी हुई है। फाइन लाइंस और मिली इनके अंदर, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फाइन स्पेक्ट्रम को। तो जीमन ने क्या ऑब्जर्व किया, जो नॉर्मल लाइंस ली, ये जो नॉर्मल लाइन ली, इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हुआ, ये पाया गया ये लाइन फर्दर स्प्लिट हो गई, ये लाइन फर्दर स्प्लिट होगी। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना भाई मैग्नेटिक फील्ड, इज नोन एज जीमन इफेक्ट। जीमन में एम आ रहा है, वहां से याद रख लेना, एम से मैग्नेटिक, जीमन। दूसरा है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या कहता है, यही लाइन स्प्लिट हो जाए, लेकिन कब स्प्लिट हो जाए, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, ये लाइन स्प्लिट हो जाए। इस इफेक्ट को बोला जाएगा स्टार्क इफेक्ट। सो स्टार्क और जीमन में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। स्टार्क इफेक्ट में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए मैंने स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन करवाया है, और जीमन इफेक्ट में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर ये लाइन स्प्लिट होती है तो इसको बोला जाएगा जीमन इफेक्ट, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाइन स्प्लिट होती है देन द इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होंगी।
इस पॉइंट को बहुत पूछता है। और लास्ट पॉइंट आता है, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट, ये दोनों टॉपिक अब हमें करने हैं। ये इनके अकॉर्डिंग भी नहीं था। सो अपने पास इसके 5 शॉर्टकमिंग आई मिली। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये नहीं है। सो ये सारे ड्रॉबैक थे भाई। सो यहां पर हम लोग बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को खत्म करते हैं।